हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन मोल कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे थे, जिसके अंदर अपन कुछ रिएक्शन के ऊपर वर्क कर रहे थे। बराबर है ये बात। और उस रिएक्शन में अपन का मोल का क्या यूज है वो अपन प्रॉपर तरीके से देख रहे थे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिएक्शन को क्या करना आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए। और बैलेंस करने का क्या तरीका रहेगा, तो रिएक्शन कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही, अभी इसके बारे में अपन को डिस्कस नहीं करना है ना। अभी अपना ये काम नहीं है कभी सर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ही क्यों मिला, कोई दूसरे कंपाउंड्स क्यों नहीं मिले। तो बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो उनके चैप्टर्स आगे आएंगे। अभी के लिए अपन को क्या नॉलेज होना चाहिए कि सर अगर है ना मैं रिएक्शन को बैलेंस कर दूँ ना तो मुझे इस बात का आइडिया लग जाएगा कि अगर आप 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लोगे ना तो सर 1 मोल ही कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और 1 मोल ही सर CO2 गैस रिलीज होती रहेगी। ओके, बोलेंगे बैलेंस कैसे करना है सर। बैलेंसिंग जस्ट क्या है, एटम को आपको कंजर्वेशन रूल लगाना है। आपको अच्छे से पता है कि एटम ना तो कम हो सकते हैं और ना ही ज़्यादा हो सकते हैं। आप एटम को बढ़ा नहीं सकते, आप एटम को कम नहीं कर सकते रिएक्शंस के दौरान। इट मीन्स रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एटम तो इक्वल होने ही चाहिए। उसको अपन क्या बोल देते हैं, एटॉमिक कंजर्वेशन। इज इट क्लियर, ऐसा कर पाओगे आप। उसको आपने हिडन ट्रायल मेथड से किया, कभी ऐसा आइडिया लगाया कि इधर 2 होगा तो इधर 2 होना चाहिए, फिर अपने से नहीं हुआ तो फिर से रब कर दिया, फिर 3 किया, ऐसा करके दोनों साइड अपन ने एटम को कंजर्व किया। मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, रिएक्शन के दौरान मॉलिक्यूल्स चेंज होते रहते हैं, कभी इधर CO2 से ये मिल गया, इससे ये मिल गया, बट फाइनली अपने पास एटम कंजर्व रहने चाहिए। अब थोड़ा अपन और आगे प्रोसीड करते हैं। मैंने शायद आपको एक बात ये भी बताई थी कि अपने पास बच्चों मोल कंसेप्ट में भी 2 तरीके हैं कि अगर मान लो रिएक्शन आपसे बैलेंस नहीं हो रही है तो जो मेन एग्जाम होगा कि विदाउट बैलेंसिंग भी अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन अपने पास एक वो मेथड होगा, उसको अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन कल को मान लो कोई ऐसी रिएक्शन आ गई, मैंने बोला कि नहीं मुझे बैलेंस इसको करनी है और आपसे मान लो हिडन ट्रायल से नहीं हो रही है, तो कैसे किया जाए। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल लेते हैं अपन, है ना। मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, लेट सपोज FeS2, साथ में मैंने लिया H2 और यहाँ पे मान लो O2। इसकी रिएक्शन कराने के बाद में मुझे मिला FeOH का होल थ्राइज प्लस सल्फर, मान लो ऐसा मिल गया बच्चों, है ना। एक कोई रिएक्शन लिखी मैंने, मैं अभी भी बोल रहा हूँ बच्चों रिएक्शन कैसे हुई इसके ऊपर अपन को कहाँ अभी वर्क नहीं करना है। मैंने बोला इसको बैलेंस करना भाई। आपने अगर हिडन ट्रायल से किया तो कैसे सोचूंगा मैं कि सर यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे सल्फर 2 है, फिर मान लो इधर 2 कर दिया मैंने। बाद में मैं हाइड्रोजनों की बात करूँ तो इधर सर हाइड्रोजन 3 है, इधर 2 है। मतलब कहने का मतलब बैलेंस तो हो ही सकती है फाइनली, लेकिन मान लो आपको लगेगा नहीं मेरे से सर नहीं हो रही है, तो आप क्या कर लो, आफ्टर बैलेंसिंग यहाँ पे कोई ना कोई तो नंबर आएंगे ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा। इन सब को अपन क्या बोलने वाले हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जो एग्जैक्ट मोल नहीं है लेकिन ये मोल के रेशियो है। अपन को ये ज़रूर बता सकते हैं किस रेशियो में रिएक्शन होगी और किस रेशियो में रिएक्शन बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। मान लो इधर भी कुछ आया तो A मान लिया, इसको कुछ मान लिया तो B मान लिया। इनडायरेक्टली मुझे इन A, B, X, Y, Z की वैल्यू पता करनी है, और अगर ये वैल्यू मुझे पता लग जाए तो अपन क्या बोलेंगे कि रिएक्शन बैलेंस हो गई है। क्या लगता है बच्चों, बराबर है बात। ओके, अब बोलेंगे आप एटम को कंजर्व करो। आपको पता है कि रिएक्शन को बैलेंस करना मतलब क्या करते हो आप, इनडायरेक्टली आप यही तो करते हो कि सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एटम कंजर्व रहने चाहिए। तो मेरे पास एटम कौन कौन से हैं, अगर मैं पूरी रिएक्शन को एनालाइज करूं तो एक तो सर आयरन है, एक सर सल्फर है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इतने ही टाइप के एटम है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो चलो अपन इसको बैलेंस करने की ट्राई करते हैं, है ना। अपन को इतना पता है कि एटम हमेशा कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन रूल। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एटम बराबर होने चाहिए। आयरन पे बात करें अगर आयरन की, तो अगर मैं आयरन की बात करूं तो मुझे बताना बच्चों इस साइड आयरन कितने हैं। तो यहाँ पे आयरन सर X है, तो मैंने X इधर लिए, और यहाँ पे कोई आयरन है नहीं है,
इधर आयरन कितने हैं, तो बोले इधर आयरन है वह ए, तो ए क्या बराबर है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर मैं सल्फर के ऊपर बात करूँगा, सल्फर को मैं एटम को कंजर्व करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सल्फर कितने बचों, तो 2 तो ये, और ये जहाँ ये मान लो कुछ भी है तो वो x टाइम्स हो, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना 2x, और यहाँ पे कोई सल्फर है क्या, तो बोले नहीं है। अब राइट हैंड साइड आ जाओ, तो राइट हैंड साइड सल्फर कितने हैं, तो इंडेक्स तो उसका 1 है, तो बोलेंगे b टाइम्स है सर, तो b लिख दिया। क्या लिखना आया। अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन की बात की कि हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन ये रहे देखो, एक मॉलिक्यूल में 2 है, और ऐसे कितने हैं y है, तो 2y लिख दिया। और यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कितने हो जाएंगे बच्चों, एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन है, और ये मॉलिक्यूल्स कितने हैं a, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि 3a। क्या आपको ये बात ठीक लगी, एग्री करते हो इस बात को। ओके, ऑक्सीजन पे बोलो, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ पे बच्चों एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है और वो y मॉलिक्यूल्स है तो y, लेकिन इसमें और ऑक्सीजन है तो उसको ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, प्लस एक अगर मैं ऑक्सीजन लेता मॉलिक्यूल तो उसमें 2 होते, और है कितने टाइम्स, z टाइम्स, तो 2z लिख दूँ। लेफ्ट हैंड साइड की बात खत्म। अब राइट हैंड साइड आओ, ऑक्सीजन कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में 3 है, और ये a टाइम्स है तो 3a, और इधर कोई ऑक्सीजन है नहीं, और कोई मेरे पास एटम है नहीं। ओके, इस टाइप से मैंने यहाँ पे इक्वेशंस बना ली अलग अलग टाइप की, है ना। अब क्या करते हैं बच्चों, जनरली जो ये स्टार्टिंग में ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि 99% ये केस सही हो जाते हैं। कौन से, कि आपको भाई अगर मान लो अपने पास वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल्स हो सकता है ज़्यादा हो सकता कम हो। कितने वेरिएबल है आपके पास, एक बार काउंट करना, x है, y है, z है, a है और b है, 5 वेरिएबल है। और आपने शायद ये 10th में भी पढ़ा होगा, और आप ये जानते भी हो कि जितने टाइप के वेरिएबल होंगे उनको सॉल्व करने के लिए उतनी तो इक्वेशन चाहिए। मान लो 2 वेरिएबल x और y, तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए। मेरे पास बच्चों एक इक्वेशन कम पड़ रही है, मेरे पास टोटल इक्वेशन कितनी है 4, और वेरिएबल है 5, वी कैन नॉट सॉल्व, अपन ऐसे तो नहीं कर सकते। तो एक ना एक वेरिएबल को तो मुझे एज्यूम करना ही पड़ेगा, और वो एज्यूम करने वाला 99% केस में कौन सा होता है पता है, जो आप इसको मान लो लेफ्ट हैंड साइड वाले को, इसको हमेशा भाई कोई भी रिएक्टेंट होगा ना, आप मानने को चाहे आप किसी को मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने से, पूरी रिएक्शन को किसी भी नंबर से डिवाइड करने से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मान लो लेट सपोज अपने क्या बोल दिया कि ये x मेरे लिए 1 है, क्या किया मैंने, ये एज्यूम किया, और 99% केस में सही हो भी जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं आती है। को आप ये ज़्यादातर तो मैं बच्चों हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वालों में से किसी को मानता हूँ, है ना। लेट एज्यूम x इक्वल टू 1, मान लिया भाई। अब इनमें वैल्यू पुट करो, अगर x की वैल्यू 1 है तो फिर इसका मतलब a की वैल्यू भी 1 हो गई, a की वैल्यू भी 1 हो गई। x की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू फिर 2 हो गई, चलो b की वैल्यू पता लग गई। अगर a की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो बोलेंगे y की वैल्यू आएगी 3/2 आ जाएगी, ये 2 इधर आ गया। z की वैल्यू पता करनी हो तो बोलेंगे y की वैल्यू की जगह पुट कर दो 3/2 प्लस 2z इज इक्वल टू 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1, तो 1 लिख दिया, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2z इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2, इधर कितना रह गया भाई, 2z इक्वल्स टू 3/2, ये 3/2 हो गया, 6 माइनस 3 ऐसे कर लोगे। ओके, बाद में बोलो z इक्वल्स टू 3/4, z इक्वल्स टू 3/4 आ गए वेरिएबल सभी। मुझे इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर देते हैं। अब x की वैल्यू बताओ कितनी, तो बोले 1, y की वैल्यू बताओ कितनी, तो बोले y की वैल्यू 3/2, z की वैल्यू कितनी, तो बोले z की वैल्यू कितनी थी बच्चों, वो रही 3/2, तो ये रही 3/4, अच्छा 3/4 चलेगा। a की वैल्यू ढूंढना, ये रही 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2,
तो बोलेंगे बी की वैल्यू 2, ऐसे करके, है ना। अब देखो ये जो रिएक्शन है, ठीक है, बैलेंस कर दिया आपने। एटम देख लो आप, चाहे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको इक्वली मिलेंगे। कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो आप चाहो तो कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ना, जिससे अपन थोड़ी इंटीजर टाइप थोड़ी रिएक्शन सुंदर दिखे। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करना चाहोगे? पूरी रिएक्शन को ही करना पड़ेगा, लेकिन तो बोलेंगे किससे मल्टीप्लाई बनाएंगे? 4 से कर दूँ, तो 4 से कर दूंगा तो सब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बराबर तरीके से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये मैंने यहाँ पे दोबारा इस रिएक्शन को लिख रहा हूँ बच्चों, FeS2 प्लस H2O प्लस O2 गिव्स FeOH का होल थ्राइस प्लस सल्फर, ऐसे लिख रखा है मैंने। यहाँ पे अगर मैं पूरी रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आंसर तो आपका आ गया, रिएक्शन बैलेंस आंसर सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी सुंदर दिखे, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 4 आ गया। इधर कितना आएगा बच्चों? 3/2 है। 3/2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 4 कैंसिल, 2 3 जा 6, तो बोले यहाँ पे कितना आ गया? 6 आ गया। इधर 4 आ गया, इधर 6 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ पे 3/4 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर 3 आ गया, बराबर है। यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ पे आएगा 4, तो ये लो 4। यहाँ पे बोलना, यहाँ पे 2 है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो इधर कितना हो जाएगा? 8 आ गया। ये देखो एक बार चेक करके देखो ना बच्चों, ये क्या बैलेंस आ गई है रिएक्शन? रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या? आयरन, ऑक्सीजन, सल्फर सब इक्वल है क्या? आयरन देखो कितने यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे भी 8 होने चाहिए, है ना। यहाँ पे भी 8 होने चाहिए, कहाँ गया? ये रहा, 8 है। सल्फर, आयरन कितने यहाँ पे? 4 है। आयरन इधर भी कितने होने चाहिए? 4, तो इधर भी 4 है, तो हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने क्या बताया आपको कि जब कभी भी रिएक्शन हिडन ट्रायल से ना हो पाए तो आप ऐसे भी उसको अप्रोच कर सकते हो, बट ये मेथड बच्चों इतना अच्छा नहीं माना जाता। उसका रीज़न है क्योंकि अपने पास जेईई नीट में इतना टाइम नहीं होता है कि अपन ऐसे XYZ माने AB एज्यूम करें और पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करें। और मोस्ट ऑफ रिएक्शन बच्चों ऑलरेडी आपको बैलेंस की हुई दी रहती है ना। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपसे वो कंसेप्ट पूछता है, ना कि आपसे कोई मजदूरी करवाता है कि अभी आप बैलेंस करो। तो बैलेंस करने में अपन को टाइम बिगाड़ते नहीं है, लेकिन अभी अपन सीख रहे हैं तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे बच्चों आपको बैलेंस अगर कभी करना पड़े तो अपन ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, बराबर है। एक और करके देखेंगे, एक आप ट्राई करोगे? चलो तो देखते हैं ना, साथ साथ करते हैं अपन। चलो बच्चों कैसे करें देखो। कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई है ना, कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो जैसे कि FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 gives FeSO4 plus KMnO4 plus H2SO4 gives Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस MnSO4 प्लस और किसको लिखें भाई? K2SO4 प्लस H2। मान लो ऐसे बैलेंस करनी है, मान लो रिएक्शन को ना। मैंने एक छोटी सी रिएक्शन लिखी, ये रिएक्शन कैसी हुई मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बात पे ध्यान नहीं देना बच्चों। आपको मैंने बोला कि यहाँ पे बता सकते हो कि कितने आएंगे ऐसे नंबर्स। आप मान लो बैलेंस करने के बाद में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने आएंगे, तो सर इसको तो आइडिया लगाएंगे कैसे सर, थोड़ा आइडिया कम लग पा रहा है ना। तो सर मैं कैसे करूँ भाई, तो बहुत सारे हो गए तो मुझे थोड़ा आइडिया कम लग रहा है, ठीक है ना। अगर आइडिया कम लग रहा है तो मान लो कुछ तो आएंगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कुछ आएगा तो जैसे X आया मान लो, इधर बच्चों Y आया होगा, इधर Z आया होगा, मान लेते हैं और क्या है, ठीक है। इधर A आया होगा, इधर B आया होगा, इधर C आया होगा, इधर D आया होगा। मेरे पास 7 वेरिएबल हो गए। 7 वेरिएबल हो गए तो मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे इनको, है ना। अपन अच्छे से पता है
कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एटम तो इक्वल होने ही चाहिए, ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में है। तो मैंने आयरन के ऊपर पहले चेक किया, Fe के ऊपर, ठीक है ना। आयरन बताओ यहाँ पे कितने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में एक ही आयरन है, तो x टाइम्स करूँगा तो x हो गए, ओके x। और कहीं आयरन है, नहीं है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आओ, यहाँ कहाँ आयरन है भाई, तो बोले ये रही। एक मॉलिक्यूल में कितने आयरन है, तो बोलेंगे 2 है। कितने हैं ये मॉलिक्यूल्स, बोलेंगे A टाइप्स है ना, तो 2A। क्या ये इसको इक्वेशन 1 टाइप बोल सकता हूँ मैं ऐसे भी, मतलब ऐसे इक्वेशन बनाना चाहूँगा ना मैं, ओके। आयरन पे लगा दिया। अब पोटेशियम पे लगा के बताओ, यहाँ पोटेशियम कहाँ है, ये रहा। कितने हैं मॉलिक्यूल में, 1। कितने, Y। और इधर है नहीं, इस साइड आ जाओ चलो, तो बोलेगा आयरन आयरन के सॉरी पोटेशियम पोटेशियम, ये रहा 2C। सल्फर पे चलो, सल्फर कहाँ है, देखो ये रही, एक सल्फर है, एक मॉलिक्यूल में सल्फर एक ही है, x टाइम्स तो x। और कहीं सल्फर, ये बच्चों एक और मिला मुझे, तो इसमें भी एक है। और मॉलिक्यूल्स कितने टाइप है, मान लो Z, तो बोलेंगे Z। इतने मोल हो गए, इज इक्वल टू, इधर सल्फर ढूंढो, ये रहा सल्फर। एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर है, तो बोलेंगे 3। ऐसे मान लो कितने मोल है, A टाइप, तो बोलेंगे 3A प्लस। और कहीं सल्फर है, इसमें भी सल्फर है बच्चों, तो इसमें B हो जाएंगे, B सल्फर है इसमें तो इसमें भी एक है लेकिन C टाइम्स, तो C हो गए। और इसमें सल्फर है नहीं, तो मैंने सबको बैलेंस किया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, बराबर। सल्फर में भी हो गया। अब मुझे बताओ Mn बच्चों मैंगनीज को बोलते हैं, Mn मैंगनीज के ऊपर बात करें तो एक तो Mn इसमें है, Mn 1 है तो Y टाइम्स है तो Y। और कहीं Mn है नहीं, तो इज इक्वल टू, यहाँ अगर बात करें Mn की तो बोले एक Mn है सर, और कहीं है नहीं है, तो बोलेंगे B। ये बच्चों ऐसे कमाल हो गया ये तो। अब देखो हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन ये रहा, तो एक मॉलिक्यूल में 2 है, Z टाइम्स तो 2Z। और बोलना एक बार, हाइड्रोजन इस साइड कोई है ही नहीं, बात खत्म। इज इक्वल टू, इधर आओ दिखाएं हाइड्रोजन मिल रहा है क्या कहीं, ये रहा बच्चों 2D। ऑक्सीजन की बात करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4x। इसमें भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4y। इसमें भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4z इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, एक मॉलिक्यूल में देखो 4 3 12, एक में, और है कितने A, तो 12A प्लस, इसमें ऑक्सीजन कितना हो गए 4B प्लस 4C प्लस, तो एक मॉलिक्यूल में एक है और D है, तो प्लस D। इक्वेशन नंबर 6। मैंने ऐसे क्या किया, दोनों साइड एटम को देख देख के मान लिया कि XYZ है, इस साइड मान लिया ABCD है। अब मेरा जो एम है वो इन सब को चेक करना कि XYZ कितने होंगे और ABCD कितने होंगे। अब इन इक्वेशन को बच्चों सोल्व करने के लिए आपसे बोले तो आपका क्वेश्चन सबसे पहले तो ये होगा कि कितने हैं, तो बोले 1 2 3 4 5 6। सर इक्वेशन कितनी है, 6। और बोले वेरिएबल कितने हैं, तो बोले 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स वी कैन नॉट सॉल्व, एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो लेट एज्यूम, आपको किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा। किसको माने, किसी की मान लो, आपकी इच्छा है ना। मैं ज़्यादातर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले को मान लेता हूँ। ओके मान लो, लेट एज्यूम x इक्वल टू 1 मान लेते हैं, एक को थोड़ा सॉल्व हो जाए, बराबर है। चलो x की वैल्यू आ गई, तो ऐसा करने से फिर a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 है ना वो, तो 1/2। तो a की वैल्यू मुझे मिल गई 1/2, तो मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया, 2 वैल्यू मिल गई बच्चों। अब आगे चलते हैं, है ना। x और a की वैल्यू आपको मिल गई है, उसकी मदद से आपको और चीज़ें निकालनी है। अब चलो y और c दोनों में अभी तक कोई नहीं है मेरे पास, तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट करने की ट्राई की। थोड़ा c को थोड़ा सही लिखा। कैसे, c को मैं कैसे, इस जो ये वाली है इसको मैं ऐसे लिख पाऊँगा। x की वैल्यू देखो बच्चों 1, z की वैल्यू पता नहीं,
ए की वैल्यू हाफ तो 3/2, बी की वैल्यू पता नहीं, सी की वैल्यू पता नहीं। तो इसमें 3 वेरिएबल है, थोड़ा सा सॉल्व हुआ है, ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं है ना। चलो आगे कभी इसका यूज़ लेना होगा तो ले लेंगे। बी की वैल्यू पता नहीं। इसकी बात करें अगर तो इसमें कोई वैल्यू पुट करें, सी की वैल्यू कोई रिलेट कर रही है क्या भाई, सी की वैल्यू निकालनी हो तो जेड की वैल्यू अपने पास है नहीं अभी फ़िलहाल, है ना। थोड़ा सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन कैसे न कैसे करके। वाई की वैल्यू मिल जाए मान लो ना, बी की वैल्यू भी अपने पास है नहीं फ़िलहाल अभी, मुझे बी की वैल्यू मिल जाए ना अगर कैसे न कैसे करके, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर c की वैल्यू भी मिल जाएगी। और मेरे पास सिर्फ अभी तक वैल्यू 2 की है, किसकी, a की और x की। बराबर है ये बात। करते हैं ट्राई। देखो मैंने ऐसा किया, कहीं देखो ये y इज इक्वल टू बी है ना, तो इस y की जगह मैं b लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके इसको मैंने ऐसे कर दिया, देखो b इज इक्वल टू 2c, ध्यान से देखते हैं ना बच्चों, ठीक है ना, b इज इक्वल टू 2c। इसका मतलब जहाँ b लिखा हुआ है मैं वहाँ पे 2c लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इसका मीनिंग यही तो हुआ। तो देखो ये इक्वेशन मेरे पास है, ये इक्वेशन मेरे पास है, तो यहाँ ये b लिखा हुआ है तो इसकी जगह मैं 2c करूँ तो चलेगा। 1 प्लस जेड इक्वल टू 3/2 प्लस बी की जगह क्या लिख रहा हूँ 2c प्लस 1c पहले से ही था, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे 1 प्लस जेड इक्वल टू 3/2 प्लस 3c। इसमें एक वेरिएबल और कम पड़ गया, मतलब 2 अभी भी वेरिएबल है, तो एक थोड़ा सा और हट जाए ना तो अपना मज़ा आ जाएगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बराबर है, एक काम तो ये हो गया। ओके अब और क्या किया जा सकता है भाई, z और मेरे पास c है। ओके उसके बाद में इसमें कुछ है क्या, सुधार हो सकता है क्या, जैसे x y z है और इधर a b c d इसमें सब है, तो x की वैल्यू कितनी, तो बोलेंगे 1 मतलब 4 हो गया। y की वैल्यू c लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, y की वैल्यू की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, c लिख दिया। ये देखो 2c है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8c प्लस 4z, तो 4z है ना मेरे पास, देखो तो z मतलब ये एक्चुअली के अंदर क्या है, z इक्वल टू d तो है, तो मैं ये चाहता हूँ थोड़े वेरिएबल कम हो, तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ ना जो लास्ट वाली है। तो z की जगह मैंने लिख दिया 4z की जगह लिख दिया d, 4d इज इक्वल टू, उसके बाद में 12a, तो a की वैल्यू मेरे पास हाफ है, तो यहाँ पे मैं 1/2 लिखूँगा तो डायरेक्ट लिख दूँ 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस b की वैल्यू आपके पास है क्या बच्चों, तो b की वैल्यू है 2c, तो मैंने यहाँ पे 2c लिखा तो इनडायरेक्टली कितना हो गया 8c, और ये मेरे पास 4c है तो c रहने देता हूँ, और d मेरे पास है तो d को भी रहने देता हूँ। तो देखो ये थोड़ा तो कम से कम सॉल्व हुआ, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। देखो कितना हो गया ये भाई 8c कैंसिल हो गया, अच्छा 4c रह गया सिर्फ, इस साइड रह गया 4c और इधर d है तो इसको मैं वहाँ ले जाऊँ, तो ये तो मेरा क्या बन जाएगा 3d, और ये 4 इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2, बराबर है, और इधर क्या है 4c, तो ये 4c रह गया। अभी तक इतना बचा मेरे पास, देखो ये थोड़ा सोल्व हो रहा है थोड़ा ना। अब क्या करें, z की जगह d लिख सकते हो आप, ये जो z है ना उसकी जगह आप d लिख सकते हो ना किसी भी टाइम। तो मैंने इसको क्या किया भाई, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे मैंने लिखा d, तो देखो ये कैसा बन जाएगा 1 प्लस d इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस 3c, ऐसा हो गया ही। अब एक तो इक्वेशन देखो बच्चों ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को ध्यान से देखो एक बार, इसमें c और d है दोनों में, तो अपन इसको बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, है ना, दोनों के दोनों वेरिएबल आ भी सकते हैं, और ट्राई करते हैं अपन, देखते हैं आंसर आता है क्या। देखो किसकी जगह क्या लिखना चाहते हो, थोड़ा सॉल्व कर लिया मान लो, थोड़ा स्कोर कर लेते हैं, तो बोलेंगे ये इधर 3c है, 3c है, इधर मैं ले आया तो इधर -d हो गया, और ये 3/2 उधर जाएगा,
तो 3/2 उधर जाएगा तो 1 माइनस 3/2 माइनस हाफ हो गया बच्चों ना, ये माइनस में नहीं चाहता मैं, तो कोई बात नहीं है। 3c माइनस डी प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। एक बात पता चल गई थोड़ी सी। और यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आया है 4c माइनस 3d, 4c माइनस 3d इज इक्वल्स टू -2, और मैं चाहता ही नहीं +2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन आपके पास। इनको सोल्व करके देखो, दिखाएं कितना आंसर आता है बच्चों सी और डी का। हालांकि थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, और मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, ये मेथड जो है बहुत ही लॉन्ग मेथड होते हैं। ये जब मान लो ठल्ले बैठे कोई काम नहीं है तब बिल्कुल ऐसे आप बैलेंस कर सकते हो। बाकी ऐसे बैलेंस करेंगे जब तो फिर नीट क्लियर होगी अपनी, है ना। आगे फिर कैसे मूव कर पाएंगे अपन क्वेश्चन में, इतना टाइम थोड़ी देगा कोई अपन को। इसीलिए जब आगे कंसेप्ट बनेंगे ना, विदाउट बैलेंसिंग कैसे आंसर आएगा उसके ऊपर भी अपन वर्क करेंगे। बट अभी तो आंसर लेके आना अपन को, टाइम लगे तो लगे। ठीक है, चेक करो, दिखाएं। ठीक है ना, सोल्व करना। मेरा उधर से दिख नहीं रहा, इधर लिख देता हूँ। 3c माइनस डी प्लस हाफ इक्वल्स टू 0, और एक है मेरे पास 4c माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इनको सोल्व करना है। तो आपको ये बच्चों सोल्व करना आता है यही, है ना। कैसे सोल्व करते हैं वो पता है ना। मैं तो देखो ऐसे कर देता हूँ कई बार, बाकी आपकी इच्छा है, इसकी वैल्यू इसमें रख दो चाहे कैसे कर दो। ये जो है मैं इसको एक जैसा बनाना चाहता हूँ, और बाद में मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा या फिर ऐड कर दूंगा, कुछ ना कुछ अपन कर लेंगे, बराबर है। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलो, तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया ऊपर वाला, तो ऊपर वाला बन गया 9c, और ये 9d, और ये बन गया 3/2, बराबर है। बाद में क्या करूँ, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, मुझे इसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करना है तो क्या किया जाए, तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 9c माइनस 3d प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, क्या 3d पॉजिटिव में लिख दिया, और ये आ गया -4c, और ये -2 इज इक्वल टू 0। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में इन दोनों को ऐड कर दिया, तो प्लस माइनस की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा 5c, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 3/2 है, और उसको आप -2 के साथ ऐड कर रहे हो, तो -2 और दोनों को ऐड करके देख लेना कितना रह जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू 0, बराबर है। -1/2 इक्वल टू 0। अब तो बोलेंगे 5c इक्वल्स टू हाफ, c इज इक्वल्स टू 1/10। ऐसा है बच्चों, c इज इक्वल्स टू 1/10 है। ये तो बड़ा ही खतरनाक है भाई, देखेंगे जो भी होगा। 1/10 आ गया, a पता चल गया, c पता चल गया, और b इज इक्वल्स टू 2c था क्या, है ना। यहाँ पे ये था ना b इज इक्वल्स टू 2c, तो b की वैल्यू भी पता चल गई फिर तो कितनी 2/10, 2/10। और कौन रह गया, और बच्चों y इक्वल्स टू क्या था वहाँ पे, y इज इक्वल्स टू कुछ था ना वहाँ पे लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं है। मैं इधर से देखना पड़ेगा मुझे दोबारा से। y जो था वो पोटेशियम पे 2c था ना, y इज इक्वल्स टू 2c था, 2c। तो y इज इक्वल्स टू 2c था, तो उसके हिसाब से मेरे पास c की वैल्यू पता है। तो y इज इक्वल्स टू 2c की बात करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे y की वैल्यू भी 2/10 आ गई, है ना। y की वैल्यू भी 2/10, b की वैल्यू भी 2/10। कितने हो गए, 1 मिल गया, 2 मिल गए, 3 मिल गए, 4 मिल गए, सॉरी 4 मिल गए, 5 मिल गए, 2 और कौन रह गए, एक तो रह गया z कहाँ से लेके आए, z की वैल्यू। तो z की वैल्यू कहीं ढूंढ लो आप, कोई ना कोई मिल जाएगा। यहाँ पे कोई शॉर्ट में लिखा हुआ था क्या, z और d इक्वल थे, है ना, z और d इक्वल थे, 2z इक्वल टू 2d लिखा हुआ था। तो d की वैल्यू निकाल लो या z की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकाल लो, वो दोनों इक्वल होने वाली है, कहीं से भी निकाल लो। कोई छोटा सा है तो उससे निकाल लो, जैसे इससे निकाल लूँगा 3d इज इक्वल टू 2 प्लस 4c, 3d इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1/10। तो ये कितना हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 2 प्लस ये कितना हो गया 2/5, ठीक है ना, 2/5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 15d इज इक्वल टू 10 प्लस 2,
और 15d इज इक्वल टू 10 प्लस 2 मतलब 12, तो d इज इक्वल टू कितना आया 12/15, d इज इक्वल टू 12/15, 12/15 ओके। और z भी वैल्यू ये आ गई 12/15, बड़ी खतरनाक आई है बच्चों। आप एक बार अपने आप से करना ना, मैंने शायद ये हो सकता है कि x की वैल्यू जो 1 मानी थी ना, वो हो सकता है थोड़ी गड़बड़ हो गई होगी, है ना। बाकी तो देखो आप मानो चाहिए, मैंने बोला y की वैल्यू 1 मान के देखना आप, है ना। लेट सपोज y इज इक्वल टू 1, तो शायद मेरे हिसाब से इजी होगा थोड़ा ना, क्योंकि अपन 1 जब स्टार्ट में मानते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी अपना मेथड लॉन्ग हो जाए अपने आप ही। आप क्या करना आज, लेट सपोज स्टार्ट में मानते हैं ना अपन, तो मानना कि y इज इक्वल टू 1, बाद में बैलेंस करके देखना, शायद थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है ना। चलो सबकी वैल्यू मिल गई मुझे, तो मैं इनकी वैल्यू यहाँ लिखता हूँ, आप मुझे बताना कि क्या क्या वैल्यू है उनकी। आज तो मेरे को लगता है ये इक्वेशन ही बैलेंस हो पाई है ना। चलो बच्चों कोई बात नहीं। x की वैल्यू बोलो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू बोलो, y की वैल्यू 2/10, z की वैल्यू बोलो, z की वैल्यू 12/15, 12/15, a की वैल्यू बोलो 1/2, b की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू 2/10, c की वैल्यू बोलो 1/10, और d की वैल्यू 12/15, 12/15। ये ऐसा है बच्चों, इस टाइप से क्या किया जाए। तो थोड़ा और सोल्व करते हैं अपन, थोड़ा ये फ्रैक्शन वैक्शन ख़त्म करना चाहते हैं, तो मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना किसी नंबर से। किससे मल्टीप्लाई करूँ भाई, इक्वेशन तो बड़ी खतरनाक बन गई। मैं मल्टीप्लाई बच्चों 30 से कर रहा हूँ, मैं चाहता तो 15 से भी कर सकता था, लेकिन 15 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 15/2 ही रह जाएगा। मैं 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, FASO4, और इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो 30 और 10 3 कैंसिल हो गए, 3 2 6, KMNO4, और 30 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और 24H2SO4 गिव्स, इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो 15 Fe2SO4 का होल थ्राइस, प्लस 30 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 30 से मल्टी 6 MnMnSO4 प्लस 3 हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3K2SO4 प्लस 30 से मल्टीप्लाई करो 2 24 हो गया, 24H2। चेक करना बच्चों, गलत तो नहीं हो गया कहीं, है ना। चेक करो, बैलेंस तो कर दी, वो तो अच्छी बात है। आयरन देख लें बराबर है क्या, यहाँ पे 30 आयरन है, यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 30, आयरन बराबर है। पोटेशियम को देखना एक बार, यहाँ पे 6K है, तो पोटेशियम इस साइड कितने होने चाहिए 6, तो 6 है बराबर है। सल्फ़र देखना तो 30 तो ये सल्फ़र, और 24 ये, तो 54 हो गए, है ना। तो इधर भी 54 होने चाहिए ना, तो ये देखो कितने हो गए 3, और 3 45 तो ये हो गए। इसमें कितने हैं 6 ये हो गए, इसमें कितने हैं 3, तो 3 ये हो गए, तो 9 54 हो गए, है ना। तो बोले ये भी ठीक है, सही है। अब कौन रह गया, ऑक्सीजन को देखोगे या हाइड्रोजन को देख लो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 24 × 2 48 हाइड्रोजन है, इसमें कितने हैं 48 है क्या, 24 × 2 48 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन को और देख लो बच्चों जल्दी, ये ऑक्सीजन भी शायद बराबर ही होंगे फिर तो, और तो क्या सब इक्वल है, तो बाकी एक एटम थोड़ी रहेगा। काउंट करना चाहो तो कर लो, 30 × 4 120, अब 120 और ये 6 4 जा अपने पास पता लग जाएगा कितना होगा 24 वो, है ना। तो 120 और 24 ये हो जाएंगे, और साथ में ये कितने हो गए, ये हो गए 24 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो पहले तो, है ना। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो
तो कितना हो जाएगा 48 और 48 96 हो गया, तो ये 96 हो गया। इतने ऑक्सीजन है बच्चों यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो गया अपना 5 4 और 240 ऑक्सीजन है यहाँ पे। इस साइड भी इतना ही है गया, तो इस साइड देखते हैं भाई 240 होने तो चाहिए। 4 × 3 12 और 12 15 जा, तो 12 15 जा कितने होते हैं भाई 12 15 जा 180 हो गए। यहाँ पे 4 4 6 जा 24 और ये कितने हो गए 4 3 जा 12, यहाँ पे कितने हो गए 24, ये लो 24, चेक करना एक बार तो बोले 8 और 10, बाद में 9 11 12 और 240 ऑक्सीजन इधर और 240 ऑक्सीजन इधर, मतलब बैलेंस रिएक्शन है ना। लेकिन बच्चों ये मेथड मुझे सही नहीं लगा है ना, ये अपन फॉलो नहीं कर सकते। मैंने आपको बता दिया कि वैसे कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, लेकिन इतना भी टाइम नहीं है ना। लेकिन आंसर आ गया फाइनली। इसमें कोई कॉमन लो ना थोड़ा सा, मतलब अपन भी देखो कोई भी रिएक्शन में कॉमन ले सकते हो आप, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। कोई ऐसा है जो कॉमन आ जाए, 3 कॉमन आ सकता है ना बच्चों, 3 आ पाएगा ना। तो अगर 3 कॉमन आ सकता है, मतलब 3 कॉमन बोल दो या 3 से डिवाइड बोल दो, वो एक ही बात है, ठीक है ना। ये तो इधर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, 3 से डिवाइड किया तो, इधर 3 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा। इधर अगर मान लो 3 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इधर 3 से डिवाइड किया तो ये 5 हो जाएगा। इधर 3 से डिवाइड किया तो 2 हो जाएगा। ये इधर 3 से डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा। इधर 3 से डिवाइड किया तो 8 हो जाएगा, बराबर है। थोड़ा दिखने में अच्छा हो गया, बाकी तो ऊपर वाली भी सही है और ये भी सही है और स्टार्टिंग वाली जो आपने लिखी थी वो भी सही है। बैलेंस तो आपने सभी सारी की थी, बस दिखने में आप कैसे लिखते हो। अब ये रिएक्शन बच्चों फाइनली बैलेंस हुई है ना। लेकिन टाइम बहुत बिगड़ा, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। और आप बच्चों क्या करना प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस के लिए ना ये लिखने के बाद में यहाँ पे कुछ मत लिखना, ठीक है ना। दोबारा से रिएक्शन लिखना और आप किसी, मैंने x को 1 माना था ना, आप इसको 1 मान के देखना दिखाएं, क्या पता थोड़ा ईजी होगा। शायद करते हैं, इसको नोट डाउन करो। हो गया ना बच्चों, समझ में आई बात क्या किया आपने? नहीं, चलो अब एक क्वेश्चन ऑफ द डे करो, दिखाई। तुम लोग एक रिएक्शन को बैलेंस करके, ऐसे तो नहीं दूंगा, ऐसे तो तुम गड़बड़ कर दोगे ना। तो मैं कोई छोटी सी रिएक्शन देता हूँ। चलो मान लो P4 है, उसकी रिएक्शन मैंने कराई है NaOH के साथ, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपको मान लो कोई कंपाउंड मिला NaHPO3 जैसा, PO2 कर लो यहाँ पे, NaSPO2 और साथ में मिला मान लो PH3। आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाना, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्लियर है ये बात? चलो लिखो इसको ना। ओके बच्चों, थैंक यू।